नमस्कार। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। कहानी का शीर्षक है गिला। ये भी बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। और आज मैंने इस किताब में किसी एक कहानी के थोड़े से पन्ने पलटे, तो मुझे लगा कि नहीं, कोई भी कहानी पढ़ने से पहले, आपके सामने पाठ करने से पहले मुझे एक दो पन्ना तो देख लेना चाहिए, जो आज तक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने शायद एक दिन पहली लाइन पढ़ी थी और मैं कहानी का पाठ करने लगा था। कभी कभी ऐसा हो सकता है। आज मुझे उस कहानी पर नज़र पड़ने के बाद लगा कि ये सार्वजनिक पाठ के लिए कहानी वो उपयुक्त ना हो। कहानी एक बहुत ही व्यक्तिगत आनंद लेने की विधा है। पुस्तक में एक व्यक्ति पढ़ता है तो वो उसकी एक जो वैयक्तिकता है या उसकी एक मर्यादा है वो बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि वो जो सामूहिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, वो सामूहिक रूप से या सामाजिक रूप से सामने लाए जा सकने वाले कलात्मक सैद्धांतिकी के अनुसार ठीक नहीं होती हैं। कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, कहानी अपने पढ़ने के लिए तो कैसी हो, जो आपकी रुचि है तो पढ़िए, नहीं है तो नहीं पढ़िए। लेकिन हमारी रुचि या विषय वस्तु बहुत अच्छी होने के बावजूद पढ़ के सुनाना तो दूसरे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो हो सकता है मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं होंगी कई कहानी। तो आज से मैं सरसरी तौर से कहानी को पढ़ने के बाद ही उस कहानी का पाठ करूँगा जिसका भी मैं चयन करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है गिला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। ये दोष ना होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब किसी चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुंडपुजिया से बनती है और वो इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए। मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। हाँ, जला डालो होना चाहिए, प्रूफ मिस्टेक है। मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आध तेल या 16 आने कोको जम, और दरअसल घी से 1 छठा कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालू में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टटपूजियों की दुकान पर जाते ही क्यों? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुमने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वह क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है।
जरा उन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुन लिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि ये कूड़ा करकट बांध रहा है या और कुछ। पूछती हूँ, उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों में को क्यों मुंह लगाते हो? नहीं, मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सोनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी के देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जद्दू गिरहकट लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंखों के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपया तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगलें झांक कर रह जाते। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे नहीं कि ये महाशय भी खुक्कल ही हैं। इनकी हवस ये है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरो रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे ना कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आ मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए नहीं चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मोजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के साथ दे पिजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लगते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के। एक भी ऐसा मायका लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उसके पास जाती इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन तक कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थीं
किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहीं देती थी कि कोई जांगलू है। मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसको रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। ये आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के तो और कोई लक्षण उसमें न थे, किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी, रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं। मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा, डांटना तो दूर की बात। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं, वो बैठा दूर तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी, मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार बीच में करेक्शन कर रहा हूँ। नाटक में एक जो जिसको पंक्चुएशन कहते हैं, एक तो ग्रामेटिकल पंक्चुएशन होता है, एक थॉट वाइज पंक्चुएशन होता है। तो कभी कभी क्या है, अगर हमने पहले से पढ़ा नहीं है तो हम ग्रामेटिकल पंक्चुएशन के हिसाब से पढ़ाई करते चले जाते हैं, और कहीं कहीं हर जगह ग्रामेटिकल पंक्चुएशन होता नहीं है। आपको अर्थ और भाव के अनुरूप जो है, कहीं विराम लेना है, कहीं उतार लेना है, कहीं चढ़ाव लेना है। तो एक बार गलती करने के बाद मुझे याद आ रहा है कि मैं खुद गलत कर बैठा हूँ, और नाटक वालों की आदत हो जाती है, कुछ अपनी गलती ऐसे पकड़ने लग जाते हैं। तो वही काम मेरे से हो रहा है। तो कहीं कहानी में व्यवधान आ रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गलत चीज़ आपको न परोसूँ, जैसे इनके पतिदेव कर रहे हैं। आपका वक्त रूपी धन लग रहा है और बदले में आपको गलत चीज़ मिली जा रही है, तो ये ठीक नहीं होगा। उसी का रोना तो इस कहानी में है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब ऊपर है, ठीक है। चलिए, उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, उधर ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया। और गर्द का ये हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित रह देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया। तुम ढंग से तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता, पूरे घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, पूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीन कर घोड़े के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम ने बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वारी समझ, एक तो काम ना करे,
उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी ना दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भौंदू भी संसार में पड़े हुए। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। ये लग रही मुंशी प्रेमचंद की कहानी बढ़िया। अब उनके विषय वस्तु के दायरे का जो बहुत बड़ा फलक है उसमें की एक कहानी ये लग रही है। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हों। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं छोड़ भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे यहाँ आपके पास खेत खेत के सिवा और क्या इलाज है। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी बड़ा विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो हमारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे ना देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाएं तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। वाह भाई वाह, क्या बात है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना ही विनीत समझती हूँ। ये जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। ये सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी नहीं दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें ज़रा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं। मगर रुपए मैं दे दूं ये शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं तो जो कुछ मंगवा दूं उस पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हूँ। शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यावहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं है।
अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें ज़रा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियाँ मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे। इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुर्य का अभाव कहती हूँ, व्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वो हमसे भी न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो दफ्तरी व्यवहारी में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वो स्वभाव तय करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वो कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहें तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा ना टिके। या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वो कभी इनकी बात नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वो ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो अपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब न धारा। अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसीलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर ना मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए तो बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? ये हम किसी लोंडीदासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा की प्रीमियम भर के तो हों। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे।
कहने लगे वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भांट भेजते हैं, और कहाँ से लाएं जो हमारे पास भेजें। वारी बुद्धि, मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले भोले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देती घर में आग लग गई है, सबको स्वाहा हो गया या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला के रुपए कर्ज लिए, तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से तो ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सबके सब उद्यमी हो गए, सबके सब उद्यमी हो गए कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि ये भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखें। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। अच्छा, कभी कभी लगता है कि प्रेमचंद जी आज ही की बात कर रहे हैं। सब कुछ तो जो समय जो हो रहा था आज हो रहा है, तो कुछ बदला ही नहीं। 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था 8 अक्टूबर को, और उनका जितना भी कथा संसार है उससे पहले के ग्रामीण भारत, शहरी भारत, मध्यवर्गीय भारत के जन समाज की बात करता है। सारे ऐब, सारे खोट, सामाजिक या व्यक्तिगत, सब वही है। प्रशासनिक, राजनीतिक या नैतिक, हर जगह तो वही बात है। कम बड़ा ही दुखद आश्चर्य है ये। पता नहीं हम उस अतीत की किस अच्छी बात का गौरव करते हैं। बस गौरव करने वाली बात यह है कि इतनी सी है, आज़ादी के लिए प्राण हथेली में लेकर चलने वाले कुछ बलिदानी क्रांतिकारियों की बात, या जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए यातनाएं झेली, दुख दर्द सहे, घर परिवार छोड़ा, परिवार को संकट में डाला, पैसे से, पुलिस के प्रकोप से। हाँ, बड़े बड़े नेताओं को तो खैर सुरक्षा रहती थी, उनके घर परिवार को भी उनके बराबर मान सम्मान मिलता ही था, लेकिन हजारों हजार क्रांतिकारी खुद तो जो है जान हथेली पर लेकर जो है आग पर चल रहे हैं, और घर वाले भी उससे कम नहीं झेल रहे हैं। पुलिस वालों द्वारा सताए जा रहे हैं, या फिर जो लोग क्रांतिकारियों के प्रति विद्वेष रखते थे, उनको हे समझते थे, उन लोगों की भी उलाहना का, उदासीनता का या नाराज़गी का उन्हें शिकार होना पड़ता था पुलिस और सरकार की यंत्रणा के अलावा। ये बात गौरव करने वाली है। ये भी बड़ी विडंबना है। लोगों की जान हथेली पर लगकर लेकर आग पर दौड़ना हमारे लिए गौरव की बात हो रही है। उनकी इस महानता के गौरव की स्मृति से हम जो है बड़े हुए जा रहे हैं, महान हुए जा रहे हैं। बहुत विडंबना है, बहुत। चलिए, मैं इनके राजदूत की, युवराज की बात करते हैं। युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, ओहो बड़ा शैतान है। आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, हमारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तैश के साथ साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, लड़का इधर आ जाता है। मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया, तुझे वो ढूंढने गए हैं।
देखना आज कैसी मरम्मत होती है, ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे जाते, दांत पीस रहे थे आते ही, दांत पीस रहे थे आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम अपने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैम्प जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और पथवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध में बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वो क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितने ज़ोर से डांटा, बच्चे की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी। क्या क्या कहना है आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। अच्छा, आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से ये शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कोई गुल्ली डंडा, कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियाँ, कभी कान कौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर लेके बैठ जाते थे। बस संध्या समय आध घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोर देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं लड़कों के साथ। ये अच्छा व्यंग्य। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधी ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन सा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गाता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसे तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले।
तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगलें झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार ये भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर ये इतनी जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। मन महसूस के रह जाती होंगी बेचारी। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे ही फूल उठते मानो किला जीत कर आया हो। आपको इतनी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। ठीक है, मैं तो इसे छोटी कहानी समझ रहा था, ये तो और दिनों से भी बड़ी हो गई। लेकिन चलिए, पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आदर्शवाद आंखों था। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आंखें आपकी नहीं खुलती। जब एक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की इस तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। प्रेमचंद जी बड़ी चतुरता से किसी पात्र से अपनी बात कहलवा देते हैं, जैसे शेक्सपियर कहते थे। शेक्सपियर का कोई ना कोई पात्र शेक्सपियर का माउथ पीस होता था, और शेक्सपियर का भी एक से एक जो खलनायकी के वर्ग का पात्र भी जीवन संबंधी दर्शन और मूल्यों की और व्यावहारिकता की, व्यवहार जगत में सफलता की ऐसी ऐसी बात करता है जैसे कि इतना बड़ा शास्त्र उसने विषय का पढ़ा हो। हैमलेट में पोलोनियस का आप उदाहरण लीजिए। अपने बेटे लेल्टिज को जब वो बाहर भेजता है तो कैसी सीख देता है उसको, परदेश में किस तरह रहना चाहिए। वहाँ पोलोनियस जैसे बड़े चतुर और जो है क्या कहना चाहिए चापलूस राजकर्मी के भीतर नैतिकता का कैसा प्रवाह फूटता है, नैतिक ज्ञान का, व्यावहारिक ज्ञान का। तो ऐसा कुछ काम प्रेमचंद जी भी कराते हैं। चलिए खैर, चलिए हाँ ठीक है। ये कह रहे हैं जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और आजीविका की सुविधाएं भी निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेशा भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सत्रवां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निंद्य है, ये रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था, ये क्यों वो क्यों, ये तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा,
लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी रहे हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। यहीं पर कहीं कहीं मुझे बात ऐसी लगती है कि अब तो कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। सारी परंपराएं हमारी रूढ़िवादिता के परिचायक नहीं है। ये भाव